नमस्ते। आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं और वो हैं चिदानंद पुरी जी, जो कि केरल के कालीकट से हैं। इनका अद्वैत आश्रम है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट में फैकल्टी के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे घर आए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आपसे मिलकर। आपको पता है कि भारत में जब लोग इस्लामिक प्रभाव के बारे में सोचते हैं, तो वो दक्षिण के बारे में बहुत बात नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ ईसाइयों का प्रभाव ज़्यादा है। वहाँ ईसाइयों की फंडिंग ज़्यादा होती है और शायद इस्लाम सक्रिय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस्लाम बहुत सक्रिय है। वहाँ बहुत सारे आतंकी सेल हैं और वे इस्लामिक स्टेट की विचारधारा को जन्म देते हैं। केरल में ये सब कैसे हो रहा है? केरल में मीडिया की स्थिति क्या है? राजनेताओं और शिक्षाविदों की क्या स्थिति है? ये प्रो इस्लामिक ग्रुप केरल में कैसे काम कर रहे हैं? मैं बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ कि केरल भारत में इस्लाम के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन की तरह है। वास्तव में? हाँ, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ गिने चुने मामले हैं? नहीं, ये गिने-चुने मामले नहीं हैं। मुझे लगता है आपने चैकनूर मौलवी के बारे में सुना होगा। वो एक महान व्यक्ति था। वो सभी धर्मों से प्रेम करते थे और वास्तविक इंसान थे। 25 साल पहले इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ने उनकी हत्या कर दी। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके शव के साथ क्या किया गया। उनका शव कहाँ है, वे आज तक नहीं पता चला है। इसलिए जमाते इस्लामी, मुजाहिद मूवमेंट और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वहां बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उनका बहुत मजबूत नेटवर्क है। वहां जनसंख्या की औसत वृद्धि हिंदू और ईसाई के मामले में एक परिवार में 2 बच्चे हैं, लेकिन वहीं मुस्लिम परिवार में यही औसत 6 बच्चों का है। और वे इसको बढ़ावा भी हाँ, देते हैं। वे इसको बढ़ावा भी देते हैं। ये भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है और 3 साल की उम्र से ही उन्हें मदरसा की शिक्षा दी जाती है। मीडिया और स्यूडो पॉलिटिशियन वे तो वोट बैंक के लिए हैं और केरल में वोट बैंक बहुत मजबूत है। और आपको शायद पता हो कि कुछ साल पहले एसडीपीआई ने केरल को 2 भागों में बांटने की मांग की, एक मालाबार स्टेट और दूसरा केरल स्टेट। उस समय मुस्लिम लीग ने चुप्पी साध ली, वे सामने नहीं आए। पिछले साल मुस्लिम लीग का युवा गुट सामने आया और उसने उसी तरह की मांग दोहराई कि केरल को 2 भागों में बांट देना चाहिए। मतलब एक भाग मुस्लिमों के लिए हो, इस तरह बांटने का कारण क्या है? बांटने से उनका मतलब ये है कि अगर उन्हें मालाबार राज्य मिल जाता है तो वहां मुस्लिमों की जनसंख्या 60 से 70% होगी। तो वे केरल के अंदर पाकिस्तान की तरह का राज्य चाहते हैं, जैसे कि कोई नया मुस्लिम देश बना दिया जाए। जी बिल्कुल। तो अगर हम केरल में लिखे जाने वाले साहित्य की तरफ देखें या फिर राजनीतिक आंदोलन की तरफ दृष्टि डालते हैं तो तस्वीर बहुत ही खतरनाक है। वहां पर आईएसआईएस वालों ने भी बहुत लोगों को अपने साथ मिला लिया है। एनआईए उनकी जांच कर रही है, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। मैं वहां रहता हूं और रोज ही 2-3 जगहों पर आना जाना होता है। मैं वहां के सामान्य लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जानता हूं कि केरल की स्थिति बहुत खतरनाक है। तो क्या
आपको लगता है कि इसका इस बात से भी संबंध है कि केरल से बड़ी संख्या में लोग मिडिल ईस्ट को जाते हैं, बड़ी संख्या में कामकाजी घरेलू महिलाएं वहां भेजी जाती क्योंकि उन्हें मजदूरों की जरूरत है। मुझे पिछले 30 से 40 साल का याद है, यहाँ तक कि जब मैं बच्चा था तो भी केरल से बड़ी संख्या में लोग मिडिल ईस्ट जाते थे क्योंकि उन्हें मजदूरों की जरूरत हो। इसमें जो राज्य सबसे आगे है वो है केरल। उसके बाद वे लोग जब वापस आते हैं तो वे कट्टरपंथी हो जाते हैं या फिर धर्मांतरित हो जाते हैं। अगर वे मुस्लिम हैं तो कट्टरपंथी हो जाते हैं, और अगर किसी और धर्म से हैं तो उनका धर्मांतरण हो जाता है। क्या आपको लगता है कि केरल में जो पैसा आ रहा है उसका इन हाँ, बातों से संबंध राजीव है? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस माध्यम से उनके पास पैसा आता है, और केवल पैसा ही नहीं आता बल्कि खाड़ी देशों का प्रभाव भी यहां तक आता है, जो कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो स्यूडो पॉलिटिशियन हैं, वे सामान्य मुस्लिमों को कट्टरपंथी विचारों की तरफ सोचने को मजबूर करते हैं। वे अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोद रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा। हाँ, वे लंबे समय से अपनी कब्र खोद रहे हैं और उन्हें क्षणिक फायदा चाहिए होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जी हाँ, केवल वोट हासिल करने, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए वे ये सब करते हैं। और वे लोग फंडिंग भी करते हैं। मुझे इस बारे में पता तो नहीं, लेकिन वे हो सकता है कि फंडिंग भी करते हो। तो इसी से जुड़ा ये भी मामला है कि केरल में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। वहाँ इस्लामिक कट्टर पंथ चल रहा है, ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ वामपंथी आंदोलन भी चल रहे हैं क्योंकि वे राज्य पर शासन कर रहे हैं। केरल में राज्य सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है और सभी जानते हैं, इसलिए वहां पर हिंदुओं के खिलाफ भ्रम फैलाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है, बहुत सारी गलत बातों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहा जाता है कि भगवत गीता एक जातिवादी ग्रंथ है और इसी तरह शास्त्रों को महिलाओं के विरुद्ध बताया जाता है। ये सब वहां चल रहा है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, और वहां क्या करने की जरूरत है? क्योंकि केरल आदि शंकराचार्य का घर रहा है। वैदिक परंपरा के अनुसार भी केरल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो कि अब समाप्त हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि बौद्धिक क्षेत्र में इसके लिए क्या करना चाहिए? बौद्धिक परिवेश को कौन नियंत्रित कर सकता है और क्या किया जाना चाहिए? बौद्धिक क्षेत्र की बात करते तो लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। पूरा का पूरा साहित्य, चाहे आप उपन्यास देखें, कहानियां देखें, उनमें शिक्षा देने वाले लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। जो लोग भी पार्टी फोरम में बोलते हैं, सब हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं। उन्हें नहीं पता है कि हिंदू धर्म क्या है, लेकिन वे अपना ही तर्क गढ़ लेते हैं और आलोचना करना शुरू कर देते हैं। वे अध्ययन करने को तैयार नहीं हैं, बिना अध्ययन के ही आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि मीडिया भी उन्हीं के समर्थक बनी हुई। इसलिए जब से केरल बना है, वहां केवल 2 ऐसा मौका आया है, 2 बार, जब हिंदू धर्म के लोग शिक्षा मंत्री बने, ज्यादातर गैर हिंदू। और बाकी सारे शिक्षा मंत्री गैर हिंदू हुए हैं। जी, और 2 जो शिक्षा मंत्री हिंदू बने भी थे, वो भी कम्युनिस्ट थे, दोनों वामपंथी थे। तो केरल में चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे मार्क्सवादी पार्टियों का, स्थितियां एक जैसी होती। अगर हमें ईसाइयों, मार्क्सवादियों और वामपंथियों की पुरानी रणनीति भी देखना हो तो हम पाएंगे कि वो रणनीति यही रही है कि आपको शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेना है, प्रोपेगेंडा चलाना है, मीडिया और शिक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेना है, क्योंकि इससे उन्हें जी, लंबे समय तक फायदा बिल्कुल यही हो रहा है। अब हमें ऐसे प्रशिक्षुओं को तैयार करने की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों को तैयार करने की जरूरत है जो समाज में जा सकें और लोगों को
सनातन धर्म के बारे में बता सकें और उन्हें जागृत कर सकें। केरल के लोगों को जगाया जा सके। ये वर्तमान समय की मांग है। बहुत तरह की बेकार की बातें की जाती हैं कि हमारी गीता या फिर शास्त्रों में जाति व्यवस्था थी, जबकि ऐसा नहीं था। हाँ, गीता में भी कहा गया है कि आपकी जाति आपके गुणों पर जी, निर्भर करती। गुणों और हाँ। कर्मों पर यह निर्भर करता है। इसका जातिवादी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये जन्म से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। हिंदू धर्म महिलाओं के विरुद्ध है, ये भी कहा जाता है। वे मनुस्मृति से केवल एक वाक्य को उठा लेते हैं, जबकि मनु ने खुद कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु कहते हैं कि अगर आप एक समृद्ध समाज चाहते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना होगा। तो बिना अध्ययन किए आप हमारे धर्म शास्त्रों का एक पक्ष दिखा रहे हैं, और जो सच नहीं है बल्कि आपके अपने तर्कों पर आधारित है। केरल में यही किया जा रहा है, और ये केवल केरल में नहीं बल्कि और जगहों पर भी हो रहा है। लेकिन केरल में ऐसे ज्यादा फोरम हैं, ऐसे ज्यादा लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो केरल में इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हम केरल में काम कर रहे हैं। बहुत सारे सन्यासी काम कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक इस दिशा में काम कर रहे हैं, और भारतीय विचार केंद्रम, जो कि आरएसएस द्वारा बनाया गया संगठन है, वो भी काम कर रहा है। अन्य सन्यासी भी काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं खुद रोज कम से कम 2 जगहों पर जाता हूं। मैं गांवों में जाता हूं और वहां लेक्चर देता हूं। इसी तरह बहुत सारे शिक्षक भी काम कर रहे हैं। एक दिन बदलाव जरूर आएगा, इसमें शक नहीं है कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पिछले लंबे समय से कहा जा रहा है कि केरल कुछ विशेष है। यही बात लोगों को बताई जा रही है कि केरल के लोग अलग हैं, वे विशेष हैं। यही बात राजनेता भी कहते हैं। केरल के लोग भी कहने लगे हैं कि केरल एक विशिष्ट जगह है। दरअसल सच ये नहीं है। वे कहते हैं कि केरल भारत के दूसरे हिस्सों की तरह नहीं है, लेकिन सच यही है कि केरल भी भारत का हिस्सा है। ये सच है। बार बार यही बोलने से केरल के लोग भी सोचने लगे हैं कि वे कुछ विशेष हैं, लेकिन वे बिल्कुल अलग नहीं हैं। पिछले बार के चुनाव की बात है। कम्युनिस्ट लोगों ने नारा दिया कि विकास की जीत होगी और वर्ग व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। यही केरल है। वर्गीयता का मतलब भेदभाव से है। तो जब मैंने इस तरह की बात सुनी तो मैंने लिखा, यही भारत है। बाकी का वाक्य वैसा ही था, लेकिन केरल की जगह पर लिखा कि यही भारत है, ये केरल नहीं है। जब केरल में बाढ़ आई थी तो आपका ही संगठन था। जब केरल में बाढ़ आई थी तो आपका ही संगठन था जिसको इन्फिनिटी फाउंडेशन ने समर्थन दिया था, क्योंकि मुझे किसी दूसरे संगठन के बारे में ठीक से पता नहीं था। शालिनी ने मुझे यही करने की सलाह दी और हमने आपके संगठन को समर्थन दिया। और हमारे दर्शकों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब वे किसी संगठन की मदद कर रहे हैं तो उसके बारे में ठीक से जानें। मुझे खुशी है कि हमने आपका सहयोग किया और आगे भी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।